स्पर्श पीएससी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम 2022 मेंस सॉल्यूशन के अगले सेशन पर चर्चा करेंगे, है ना। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। देखो स्क्रीन पर आज का जो हमारा वीडियो होगा वो पेपर 3 के पार्ट 2 से संबंधित है, यानी कौन सा सब्जेक्ट, संविधान और लोक प्रशासन, है ना। तो संविधान एवं लोक प्रशासन ये हमारा वीडियो है जिसमें हम 2 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो 2 नंबर का हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, देखो यहाँ पे स्क्रीन पर कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या 1892, है ना, इंग्लिश में क्या है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, ये अधिनियम के बारे में पूछा है। और क्या पूछा है, तो 2 विशेषताएँ लिखिए, है ना। यहाँ पर बोला है 2 विशेषताएँ। विशेषताएँ मतलब क्या, किस अधिनियम में क्या प्रावधान किए गए थे, यह अधिनियम कैसा है ना। आपको कोई भी 2 जानकारी इसके बारे में पता हो आप लिख सकते हैं। और जब कभी भी ऐसे डिजिट में दे दे कि 2 विशेषताएं लिखिए तो आपको सीधा नंबरिंग करना है, जैसे 1 2 3 4। अगर 4 पूछे तो 1 2 3 4 लिखो, ताकि उसको लगे कि आपने जितना बोला है उतना चीज़ लिखा है ना। तो यहाँ पर हमारा की पॉइंट क्या है, 2 विशेषताएँ, और क्वेश्चन में क्या है, भारतीय परिषद एक्ट 1892 या 1892, है ना। तो इसके बारे में चलो लिखते हैं या समझते हैं कि ये क्या था। तो जो 1892 का एक्ट था, है ना, इसमें क्या किया गया था, तो जो केंद्रीय विधान परिषद थे उसमें व्यवस्था किया गया था कि कम से कम 10 और अधिक से अधिक कितने, 16 सदस्य होंगे। तो इसका पहला प्रावधान हम क्या लिख सकते हैं, या पहली विशेषता कि 1892 एक्ट के तहत केंद्रीय विधान परिषद में या व्यवस्थापिका में कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 सदस्यों की व्यवस्था की गई, यानी कि 10 से 16 सदस्य, यानी केंद्रीय व्यवस्थापिका में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। और क्या मैक्सिमम क्या, 16, और मिनिमम कितना, 10। और इसमें जो है 10 सदस्य, है ना, 10 सदस्य क्या थे, गैर सरकारी सदस्य होने आवश्यक थे, है ना। तो पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि केंद्रीय व्यवस्थापिका में कम से कम 10 और अधिकतम 16 सदस्यों की व्यवस्था की गई, यानी एक सरकारी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या साथ में बढ़ाई गई, जिनकी मिनिमम संख्या क्या है, 10 डिसाइड किया गया था। ये हमारा पहला प्रावधान था। तो इसको आप पहले लाइन में लिखोगे, है ना। क्या लिखोगे, एक बार सुन लो कि केंद्रीय व्यवस्थापिका में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, जिसमें क्या है, न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 सदस्यों की व्यवस्था की गई थी। और इसमें लिख सकते हो कि 10 गैर सरकारी सदस्य होने आवश्यक थे, है ना। दूसरा इसमें क्या प्रावधान किया गया था, तो यही वो एक्ट था जिसमें भारतीयों को पहली बार बजट में प्रश्न पूछने या बहस करने का अधिकार दिया गया था, है ना। यहाँ पे ध्यान रहे कि वो बजट में वो क्या है, प्रश्न पूछ सकते थे, बहस करते थे, लेकिन अगर वो पूरा प्रश्न नहीं पूछ सकते। पूरा प्रश्न जानते हो, है ना, अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूं उससे कुछ मेरे को डाउट रहा तो उसे संबंधित कोई और क्वेश्चन पूछ सकता हूं, उसको पूरा प्रश्न बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या है, पूरा प्रश्न का अधिकार नहीं दिया गया था। तो इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। मेन जो इसमें प्रावधान थे उसको लिखोगे कि इसमें क्या है, भारतीयों को या इस एक्ट के तहत पहली बार क्या है, बजट में बहस करने का अधिकार दिया गया। और साथ में बोल सकते हो, तो यहाँ पर लिख दूँ क्या, बजट में बहस करने या प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, बहस करने या प्रश्न पूछने, है ना। और इसी में एक चीज़ और लिख सकते हो कि जो कार्यपालिका होती थी, कार्यपालिका को प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। कार्यपालिका यानी बजट में प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर कौन देगा, कार्यपालिका, है ना। तो कार्यपालिका को क्या है, प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। तो ये दूसरा पॉइंट, जिस तरह से आप 2 प्रावधान बता सकते हो कि पहले 10 से 16 सदस्य इसमें बढ़ाए गए, 16 सदस्य किए गए, और उसमें क्या है, पहली बार क्या है, इनके अधिकारों में वृद्धि की गई। और वृद्धि कैसी, तो बजट में बहस करने या प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, और कार्यपालिका को उनके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया, है ना। ये हमारा क्या था, पहला क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसका लिखा हुआ आंसर देखते हैं हम। तो ये देखो,
है ना। यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट बना दिया क्योंकि 2 प्रावधान पूछे हैं तो उसको नंबरिंग डाला मैं, है ना, इसीलिए क्या है यहाँ पे नंबरिंग डाल दिया हूँ और जो चीज़ें बताया वही लिखा हूँ कि परिषद में संख्या कितनी 16 की गई और गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। और क्या है, विधान परिषद के अधिकारों में वृद्धि कर क्या है, बजट में बहस करने का अधिकार दिया गया और साथ में कार्यपालिका को प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। इसको मिलाकर मैं 1 पॉइंट बना दिया ताकि 4 लाइन भी दिखे और 2 प्रावधान भी दिखे, है ना। इस तरह से आप क्या है इस आंसर को लिख सकते थे, देख सकते हैं इसको अच्छे से, है ना। अब हम अगले आंसर के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या था, देखो हमारा जो 2 नंबर का दूसरा क्वेश्चन था वो था भारतीय संविधान की उद्देशिका के प्रमुख आदर्शों, यानी यहाँ पे मेन क्या की पॉइंट क्या है, प्रियम्बल ऑफ द आइडियल्स ऑफ द प्रियम्बल, यानी कि जो हमारा प्रियम्बल है, प्रस्तावना या उद्देशिका जिसको बोलते हैं, उसके मेन आदर्श क्या हैं। यहाँ पर यह नहीं बताना है कि प्रस्तावना क्या है, भाई प्रस्तावना में क्या क्या जो नहीं लिखते हैं आप लोग सब, क्या क्या बोलते हैं उसको, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र, गणतंत्र आदि सबको नहीं लिख देना है। यहाँ पर मेन की पॉइंट क्या है, उद्देशिका के प्रमुख आदर्श, यानी जो उसके आदर्शों को दर्शाते हैं उसको आपको बताना है। तो देखो 2 नंबर में हम क्या लिखते हैं इसमें, है ना, तो प्रस्तावना तो पता ही होगा, है ना। प्रस्तावना में हम लिख सकते हैं यहाँ पर तो कुछ अच्छी चीज़, जैसे यहाँ पर मैं शुरू करूँगा कि भारतीय संविधान की उद्देशिका, या फिर लिखूँगा कि उद्देशिका भारतीय संविधान की आत्मा है। यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा कि उद्देशिका क्या है, बहुत से क्या है संविधान जो विशेषज्ञ थे उन्होंने इनको क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। तो शुरुआत में उसी से करूँगा कि उद्देशिका भारतीय संविधान की आत्मा है जिसके अंतर्गत, है ना, अब इसके आदर्शों को बताना है तो लिखूँगा जिसके अंतर्गत, अब प्रमुख आदर्श है इसका, तो इसके प्रमुख आदर्श में पहला आएगा आधारभूत दर्शन, यानी कि ये हमारे संविधान का आधारभूत दर्शन है, तो ये इसका एक आदर्श है जिसके प्रमुख आदर्श क्या है, आधारभूत दर्शन। इसके अलावा क्या है, राजनैतिक, धार्मिक एवं नैतिक मूल्य, अन्य आदर्श, यानी इसके प्रमुख आदर्श में और क्या आ जाएंगे, तो जितने क्या है राजनैतिक, धार्मिक एवं नैतिक मूल्य, है ना, ये इसके प्रमुख आदर्श हैं, ये इसके क्या हैं, प्रमुख आदर्श हैं। इसको आपको मेन बताना था तो आपको 2 में 2 मिलते, है ना। बाकी एक्स्ट्रा चीज़ों को लिख कर आओगे, बोलोगे प्रस्तावना तो पूरा पता है और 1 नंबर मिला तो बोलोगे 1 नंबर मिला है, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। तो आपको क्या है मेन बताना है क्या कि प्रस्तावना जो है या उद्देशिका भारतीय संविधान की आत्मा है जिसके अंतर्गत क्या, आधारभूत दर्शन, राजनैतिक, धार्मिक एवं नैतिक मूल्य इसके प्रमुख आदर्श हैं। अब इसके अन्य आदर्श या अन्य उद्देश्यों में भी आप बाकी चीज़ों को बता सकते हो, है ना, उसमें भी इसके मेन क्या है। तो इसके अलावा देखा जाए तो जो न्याय का प्रावधान किया गया है ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, तो न्याय, स्वतंत्रता और क्या, समानता, है ना, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इसके अलावा लिख सकते हो राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, है ना, आदि इसके अन्य आदर्श हैं। इसको हम बता सकते हैं आदि इसके क्या हैं, अन्य उद्देश्य हैं या फिर आदर्श हैं। तो मेन पहले किसको बताना था, जो इसके प्रमुख आदर्श, आधारभूत दर्शन है ये संविधान का, इसके क्या है राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक मूल्यों की बात करता है और ये इसके प्रमुख आदर्श हैं। इसके अन्य उद्देश्यों में क्या है कि क्या है, न्याय दिलाना, यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और राष्ट्र की एकता व अखंडता इसके अन्य आदर्श एवं क्या है, उद्देश्य हैं। तो इसको आप दूसरे पॉइंट में लिखते और पहले पॉइंट में इसको दर्शाना था क्योंकि ये इसके मेन आदर्श हैं, है ना, मेन आइडियल हैं इसके। तो ये चीज़ों में लिखते तो आपको क्या है अच्छे मार्क्स मिलते, 2 में 2 भी मिल जाते, ठीक है ना। तो इसका आंसर देखो लिखा हुआ, इसी चीज़ों को मैंने लिखा है। यहाँ पे देख सकते हो, है ना, और यहाँ पे अंडरलाइन को भी आप लोग ध्यान रखना कि किस किस पॉइंट पर अंडरलाइन है ना। अंडरलाइन ही को देखेगा, बाकी इतना सारा कचरा टाइप से थोड़ी पढ़ेगा, वो देखेगा कि इसने की पॉइंट को मेरे को सामने में परोसा है। तो अंडरलाइन को आपको देखना है यार, उस हिसाब से आपको क्या है
अपना आंसर करना है। देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 2 नंबर का, कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 का यानी अनुच्छेद 21 का या आर्टिकल 21A है ना में वर्णित प्रावधान के बारे में लिखिए, है ना। तो इसमें आपको सीधा अनुच्छेद पूछा है, अनुच्छेद 21 का में क्या प्रावधान किया गया है उसको आपको सीधा बता देना है। ये सिंपल क्वेश्चन है ना, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था। तो इसमें हम कहाँ शुरुआत करते, तो इसको आप बता सकते हो कि संविधान के किस संशोधन के तहत, तो ये पता होगा 86वां संशोधन, इसको आप बता सकते हो 86वां संविधान संशोधन के तहत ही कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया, भाग 3 में, यानी कि जो भाग 3 है हमारा, जिसको मौलिक अधिकार बोलते हैं, भाग 3 के, है ना, यह भाग 3 में क्या एक अनुच्छेद जोड़ा गया, क्या अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया। इससे आप शुरुआत कर दो भाई कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया है, जिसके प्रमुख प्रावधान क्या है, तो इसके प्रमुख प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को, है ना, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, है ना। ये इसका उद्देश्य लिख सकते हो यहाँ पर। इसका प्रमुख उद्देश्य प्रावधान क्या है, 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। तो ये तो लगभग बहुत ही क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग हर कोई इसका आंसर लिखा होगा, मैं यही उम्मीद करता हूँ, है ना, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। इसके अलावा हम इसमें और क्या जोड़ सकते हैं, तो इसमें जोड़ सकते हो कि ये जो अधिकार है वो राज्यों को दिया गया है ना। ये किसके अंतर्गत में आते हैं, तो राज्यों के अंतर्गत में आते हैं। तो इसमें लिख सकते हो ये अधिकार जो है राज्यों को दिया गया है। और इसमें एक पॉइंट और बता सकते हो कि ये जो व्यवस्था थी ये मौलिक अधिकार के तहत है और साथ ही क्या है प्रारंभिक, यानी कि क्या है इस प्रारंभिक शिक्षा 6 से 14 मतलब कितने कक्षा तक पढ़ पाएगा वो, 8वीं कक्षा तक, है ना। तो ये जो व्यवस्था है मौलिक अधिकार के तहत प्रारंभिक शिक्षा के लिए है, ना कि उच्च शिक्षा के लिए। तो इसको भी आप जोड़ सकते हो, है ना। ये उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए नहीं है, ये क्या है एक मौलिक अधिकार के रूप में क्या है प्रारंभिक शिक्षा के लिए है। ठीक है, इसी पर अभी करंट में भी शायद इसीलिए पूछा होगा, विवाद चल रहा है कि 6 से 14 को बढ़ाया जाए, इसको 6 से 18 किया जाए, है ना। अभी न्यूज़ में चला था ये, इसको मतलब जो निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है इसको 12वीं तक दिया जाए, है ना। ये प्रावधान भी लाया गया था, ये शायद हो सकता है करंट में था इसीलिए क्वेश्चन आपको दे दिया गया हो। और नई शिक्षा नीति भी आई थी तो शिक्षा भी न्यूज़ में चल रहा है, तो इसीलिए ये क्या है इम्पोर्टेंट बन गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला इसका लिखा हुआ आंसर देखो। तो जो बोला था वही यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ना। की पॉइंट आपको डालना है अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, है ना। इसमें अंडरलाइन क्या होगा, ये राज्य सरकार अंडरलाइन होगा और ये क्या है आवश्यक शिक्षा के तहत एक मूल अधिकार के रूप में है और उच्च व्यावसायिक शिक्षा को इसका प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है ना। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, तो 2 नंबर के अगला क्वेश्चन, अभी तक 3 क्वेश्चन क्या थे संविधान से थे और ये क्वेश्चन लोक प्रशासन से आ गया, है ना। लोक प्रशासन का क्वेश्चन है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसको PPP के नाम से आप जानते हो, हिंदी में देखो लोक निजी भागीदारी, है ना। तो यहाँ पर वर्ड से ही समझ रहा है कि लोक मतलब क्या सरकार, निजी मतलब क्या कोई प्राइवेट कंपनी या संस्था, और भागीदारी मतलब क्या दोनों का पार्टनरशिप, यानी कि सरकार और कोई क्या निजी कंपनी या जो भी सेक्टर या संस्था है वो आपस में पार्टनरशिप करके किसी भी प्रोजेक्ट या कार्य को क्या करेंगे पूरा करेंगे, वही क्या होता है लोक निजी भागीदारी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि किसी परियोजना या कोई परियोजना, है ना, किसी परियोजना का सरकार के कोई भी संस्था, चाहे वह वैधानिक संस्था हो संवैधानिक संस्था हो, तो सरकार एवं उसकी संस्था द्वारा तथा किसी क्या निजी संस्था के तहत किया गया लंबी अवधि का समझौता है। तो इसमें यहाँ पर लिख सकते हो की पॉइंट इसमें क्या होगा, एक तरफ सरकार की संस्थानें होंगी, सरकार व उसके कोई वैधानिक संस्था, है ना, एक तरफ क्या होगी सरकार व उसकी कोई वैधानिक संस्था और दूसरी तरफ होगी
निजी संस्था, है ना, निजी कंपनी या निजी संस्था के मध्य किया गया लंबी अवधि का समझौता, के मध्य किया गया क्या है, लंबी अवधि का समझौता है ना। और किस लिए समझौता होगा, तो किसी भी परियोजना को पूर्ण करने के लिए, किसी भी कोई भी कार्य होगा या प्रोजेक्ट होगा उसको कंप्लीट करने के लिए किया गया क्या है, ये समझौता है। ठीक है, ये इसका परिभाषा हो गया। इसमें एक आकलन, इसका विशेषता भी जोड़ सकते हो, है ना। आपको क्या है 4 लाइन में भरना है, तो इसमें लिख सकते हो कि इसके अंतर्गत किसी भी परियोजना या कार्य के में क्या है, कार्य में या परियोजना में क्या है, कुशलता एवं दक्षता में वृद्धि होती है। और उस है गुणवत्ता लिखो, है ना, कुशलता एवं क्या है, गुणवत्ता में वृद्धि होती है। तो पी का फायदा क्या है भाई, कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो उसमें जो कार्य करेंगे उसमें क्या है, जल्दी से काम कंप्लीट होगा, समय की बचत होगी, और साथ ही साथ उसमें क्या है, गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी, यानी उसका क्वालिटी भी बढ़ेगा। तो इसको लिख सकते हो कि उसके कुशलता एवं क्या है, गुणवत्ता में वृद्धि होगी। ये पॉइंट आप जोड़ सकते हो। और इसमें एक एग्जाम्पल भी दे सकते हो कि कोई भी प्रोजेक्ट जो पीपी के तहत किया गया हो, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में क्या, कवर्धा का एथेनॉल प्लांट, तो उसका आप यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हो कि कवर्धा का एथेनॉल प्लांट जो है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पूर्ण किया गया, इसीलिए इसकी गुणवत्ता में भी वृद्धि हुई है और ये जल्दी से काम भी खत्म हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो क्या, लोक निजी भागीदारी को। इसका लिखा हुआ आंसर देखते हैं हम लोग। तो ये देखो, ये लिखा हुआ आंसर है ना। तो किसी भी परियोजना के लिए क्या, सरकार या उसके संस्था और साथ ही क्या, निजी क्षेत्र के मध्य हुआ लंबी अवधि का समझौता है, उसको क्या कहते हैं, लोक निजी भागीदारी। और इससे क्या है, काम समय पर पूर्ण होता है, गुणवत्ता और लागत में सुधार होता है। कवर्धा का एथेनॉल प्लांट इसका एग्जाम्पल। तो ये आप आंसर देख सकते हो, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी क्या है, लोक प्रशासन से है कि सामाजिक सुरक्षा की परिभाषा दीजिए। अब देखो, सामाजिक सुरक्षा की परिभाषा, यहाँ पर की पॉइंट क्या है, परिभाषा। तो जब भी आपको परिभाषा पूछे, है ना, तो परिभाषा को कभी भी पॉइंट में मत बताओ, यानी कि कोई भी उसमें 2 चीज़ें हैं परिभाषा में, तो पॉइंट 1 पॉइंट 2 करके परिभाषा को कभी भी पॉइंट में मत बताओ। जितना हो सके परिभाषा को एक पैराग्राफ, यानी कि जितने भी 2 लाइन का परिभाषा है तो 2 लाइन में ही लिखो परिभाषा को कभी भी पॉइंट में मत लिखो। तो परिभाषा पूछा है तो हमको इसमें क्या है, भले ही 2 लाइन का हो लेकिन किस में लिखना है, पैराग्राफ में लिखना है, उसमें पॉइंटों को आपको पॉइंट वाइज नहीं गिनाना है। तो ये याद रखना है, इसमें की पॉइंट है परिभाषा, तो इसको हम पैराग्राफ में ही लिखेंगे। तो पहले समझो सामाजिक सुरक्षा क्या है। तो सामाजिक सुरक्षा क्या होती है, तो इसको अगर हम समझें तो कोई भी सरकार या समाज का एक संगठन होता है, उच्च संगठन, चाहे वो पुलिस फोर्स हो सकती है, सैन्य फोर्स, या फिर कोई सामाजिक संस्था हो सकती है। तो कोई भी उच्च संगठन, है ना, कोई भी क्या, उच्च संगठन के पास ये जिम्मेदारी होती है, या उच्च संगठन जो होता है वो क्या है, समाज के क्या है, सदस्यों या फिर वर्गों को लिख सकते हो, या समाज के सभी वर्गों को किसी घटना या समस्या से, है ना, किसी घटना या समस्या से बचाव या सुरक्षा का क्या है, जिम्मेदारी उठाता है। तो सामाजिक सुरक्षा से हम क्या समझ सकते हैं, सरकार या कोई भी क्या है, समाज का उच्च संगठन समाज के सदस्यों के लिए क्या है, किसी भी घटना या समस्या से संबंधित बचाव प्रस्तुत करता है या उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है, वो क्या है, सामाजिक सुरक्षा है। इसको एक पॉइंट और में हम समझ सकते हैं कि सामाजिक सुरक्षा को लिख सकते हो कि ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वे प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को, है ना, ये सरकार की क्या है, नैतिक जिम्मेदारी है कि वे प्रत्येक नागरिक को न्यूनतम जीवन स्तर तय करने की जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व ले, है ना। तो इसको देखो परिभाषा में हम क्या लिखेंगे, तो किसी भी समाज के उच्च संगठन, है ना, समाज के उच्च संगठन द्वारा क्या, समाज के व्यक्तियों या प्रत्येक वर्गों को किसी समस्या या घटना घटनाओं से बचाव प्रस्तुत करना, है ना।
ये है क्या, सामाजिक सुरक्षा। और एक चीज़ याद रखना, कभी भी परिभाषा पूछे तो हर परिभाषा को आप क्या है देखोगे, किसी बड़े संस्था ने या किसी महापुरुष ने उसको परिभाषित किया अपने तरीके से। तो अगर आपको पता हो किसी संस्था ने उसको परिभाषित किया है तो उसको कोट करके लिखोगे तो आपका आंसर क्या है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो इसी आंसर को मैं अगर बताना चाहूँ आपको, इसका लिखा हुआ आंसर, तो देखो मैंने क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO ने इसको परिभाषित किया है, तो उसको मैं कोट कर दिया है ना। तो ILO ने इसको कैसे परिभाषित किया है, तो आप बस यहाँ पर किसी संस्था का नाम लिख दोगे कि इनके अनुसार, और उसको मिलता जुलता हुआ आप परिभाषा, ऐसा नहीं कि इसके अनुसार आपको परिभाषा को रटना है, आपको समझना है उसको, है ना। और उसके बाद लिखना है कि इनके अनुसार, और उसी को अपने रूप में ढालते हुए बता देना है कि ऐसा इन्होंने इसको परिभाषित किया है। तो देखो क्या लिखा है कि वह सुरक्षा जो समाज के है उचित संगठनों के माध्यम से अपने सदस्यों के साथ घटित होने वाली कुछ घटनाओं एवं समस्याओं से बचाव के लिए प्रस्तुत करता है। तो ये क्या है, सामाजिक सुरक्षा, जिसको ILO ने परिभाषित किया था। और एक और पॉइंट है किसके तहत क्या है, सरकार जो है सभी नागरिकों के ये न्यूनतम जीवन स्तर तय हेतु जिम्मेदार होता है ना। तो सामाजिक सुरक्षा यानी क्या है, किसी व्यक्ति या नागरिक का न्यूनतम जीवन स्तर बेहतर हो तो उसको सामाजिक सुरक्षा मिल रही है ना। तो मेन की पॉइंट यही है, उसका न्यूनतम जीवन स्तर बेहतर हो। और ये किसका नैतिक जिम्मेदारी है, तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। तो ये इसका क्या है, परिभाषा हो गया। ठीक है, इसको आप देख लो, है ना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन देखो, लोक प्रशासन का है 6वां क्वेश्चन। क्या है कि नव लोक प्रबंध में स्थानीयकरण का क्या अर्थ है ना। नव लोक प्रबंध में स्थानीयकरण, तो ये लोक प्रशासन का सबसे क्या है कठिन सवाल इसको बोल सकते हो, क्योंकि आप क्या है नव लोक प्रबंध पढ़े होगे, उसमें स्थानीयकरण पूछा है, नव लोक प्रबंध नहीं पूछा है। लेकिन इसी को रिलेट करते हुए आपको इसका आंसर देना था। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, इसमें लिख सकते हो कि नव लोक प्रबंध के तहत या नव लोक प्रबंध के माध्यम से, है ना। तो कभी भी नव लोक प्रबंध में 3 की पॉइंट है। एक होता है कुशलता, जिसको बोलते हैं एफिशिएंसी, या जिसको 3 E's के नाम से जाना जाता है ना। एक कुशलता, एक मितव्ययता, क्या बोलते हैं इसको, कैसे लिखेंगे, सीधा लिखो अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी या मितव्ययता, है ना। और तीसरा होता है प्रभावशीलता या फिर इफेक्टिवनेस, है ना। तो ये 3 चीज़ों के माध्यम से क्या है, नव लोक प्रबंध में क्या है, नव लोक प्रबंध के तहत इन तीनों चीज़ों को या तीनों तकनीकों को ध्यान में रखते हुए क्या है, सरकार को उद्यमशील बनाना है या प्रशासन को क्या बनाना है, उद्यमशील बनाया जाता है। नव लोक प्रबंध का मेन उद्देश्य अगर देखें तो कुशलता, अर्थव्यवस्था, प्रभावशीलता के माध्यम से प्रशासन को उद्यमशील बनाना, है ना, उद्यमशील बनाना, ताकि, है ना, जिससे क्या हो, ताकि प्रशासन के क्या तकनीकी, प्रशासन की जो तकनीकी है, जो कुशलता है ना, लिख सकते हो प्रशासन की जो कुशलता एवं दक्षता है ना, विनिवेश है आदि का स्थायित्व बना रहे, है ना, इनका क्या हो, स्थायित्व बना रहे। स्थानीयकरण मतलब क्या, यहाँ के तकनीकी कुशलता का क्या है, स्थायित्व बना रहे। तो इससे, है ना, तो इस माध्यम से आप इसको परिभाषित कर सकते हो या इसका अर्थ बता सकते हो कि नव लोक प्रबंधन के माध्यम से या नव लोक प्रबंधन के द्वारा कुशलता, प्रभावशीलता और अर्थव्यवस्था के माध्यम से क्या है कि सरकार को उद्यमशील बनाना है ना, यानी जितना हो सके सरकार को गवर्नमेंट्स की तरफ जाना है और जो उसका प्रबंधन में ध्यान देना है, और जो भी कार्य है उद्यमिता वो निजी क्षेत्र को सौंपना है। इसी के तहत राज्य बनाम बाजार, इसी का एक सिद्धांत है ना। तो इसका क्या है, सरकार को उद्यमशील बनाना है ताकि यहाँ प्रशासन में जो जो भी चीज़ें हैं, तकनीकी है, कुशलता है, विनिवेश है, इनका स्थायित्व बना रहे, है ना। स्थायित्व, स्थानीयकरण पूछा है तो नव लोक प्रबंधन को ही बताते हुए आपको स्थानीयकरण को समझा देना था। इसका ये ऐसा हम आंसर बना सकते हैं या ऐसा आंसर लिख सकते हैं, है ना। अब इसका लिखा हुआ आंसर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा 2 नंबर का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम 4 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
तो देखो हमारा 4 नंबर का पहला क्वेश्चन है ना। अब हम 4 नंबर के क्वेश्चन पर आ गए हैं। तो क्या है कि क्वेश्चन, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के अनुसार केंद्रीय विधायिका के गठन, अगर इंग्लिश में देखो तो क्या है कि डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल असेंबली एज पर द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो ये अधिनियम से ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो ये जो जितने भी अधिनियम हैं है ना, जो क्या है भारत का संवैधानिक विकास जिसको बोलते हैं, 1773 से लेकर 1935-47 तक मान लो, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। ये या तो हिस्ट्री में भी पूछता है, उसको संविधान में भी पूछता है, तो दोनों सब्जेक्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको तो आप छोड़ कर जा ही नहीं सकते, है ना। इससे दूसरा क्वेश्चन, तो यहाँ पर हमारा की पॉइंट क्या है, की पॉइंट है केंद्रीय विधायिका का गठन। तो क्वेश्चन में इसके बारे में बताया नहीं बेला है कि इसके तहत जो केंद्रीय विधायिका का गठन है उसको आपको बताना है कि उस विधायिका के अंतर्गत कितने सदस्य थे, कैसे उसकी संरचना थी, उसके गठन को बताना है। किसके अधिनियम के तहत, तो 1909 एक्ट के तहत। तो देखो है ना, 1909 एक्ट को और क्या बोलते हैं, इसको मार्लोमेंटो सुधार के नाम से जानते हैं हम, है ना। तो इसमें आप बोल सकते हो अगर विधायिका का गठन, तो 1909 एक्ट या फिर मार्लेमेंटो सुधार एक्ट के तहत क्या है, इसमें जो केंद्रीय व्यवस्थापिका या फिर क्या है, केंद्रीय ही तो बोला है ना, केंद्रीय विधायिका बोलो या केंद्रीय व्यवस्थापिका या विधान परिषद उस टाइम बोलते थे। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या, देखो अभी से पहले हम 1892 पढ़े थे, उसमें 16 था, उसी को बढ़ाकर इसमें 16 से 60 किया गया। और एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इस 60 के साथ इसमें 9 पदेन सदस्य होते थे, यानी पदेन सदस्य को मिलाओगे तो कुल 69 सदस्य बन जाएंगे। तो इसमें क्या है, केंद्रीय विधायिका में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 की गई, जिसमें 9 पदेन सदस्य भी शामिल किए गए। तो कुल सदस्य कितने, 69 हो गए। अब इसकी संरचना को हम 3 पॉइंट में चाहें तो लिख सकते हैं कि पहला लिख सकते हैं, अब गठन बोला है तो पहला हम लिखेंगे इसमें जो पदेन सदस्य थे, है ना, इसमें पदेन सदस्य। और दूसरा इसमें हम लिख सकते हैं दूसरा सरकारी सदस्य, है ना, यानी इसमें कौन कौन सरकारी अधिकारी थे। तो ये दूसरा मैं लिख दिया कि सरकारी अधिकारी। और तीसरे इसमें क्या लिख सकता हूँ, तो तीसरा लिख सकता हूँ गैर सरकारी अधिकारी या गैर सरकारी सदस्य कौन कौन थे या कितने थे। तो इसकी गठन या संरचना को हम 3 तरीके से बता सकते हैं, है ना। 2 तरीका है, या तो 3 तरीके से बताओ, और दूसरा तरीका है आप इसको 4 कैटेगरी में बांट सकते हो, पदेन सदस्य, मनोनीत सरकारी अधिकारी सदस्य, और मनोनीत गैर सरकारी अधिकारी सदस्य, और एक निर्वाचित। अगर आप निर्वाचन में कैटेगरी करोगे तो 4 बनेगा, और सरकारी गैर सरकारी में कैटेगराइज करोगे तो 3 बनेगा। तो 3 या 4 श्रेणी में आप इसको बता सकते हो, है ना। तो देखते हैं पहला हमारा क्या है कि कुल संख्या 16 से 60 हो गई, जिसमें 9 पदेन सदस्य थे। तो पदेन सदस्य में बताओगे, पदेन सदस्य कुल कितने थे, 9 थे। और ये कौन कौन थे, तो एक तो रहेगा गवर्नर जनरल खुद, एक कौन रहेगा, गवर्नर जनरल। इसके अलावा जो 8 सदस्य होंगे वो कहाँ से होंगे, तो गवर्नर की कार्यकारी परिषद से, या कार्यकारिणी जो परिषद थी गवर्नर की, उससे बाकी जो 8 सदस्य होंगे। और इन 8 में 7 जो है मेन होंगे और 1 जो है असाधारण सदस्य होगा। और एक और चीज़, इसी के तहत गवर्नर की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय को नियुक्त करने का प्रावधान भी किया गया था। और वो पहले भारतीय कौन थे, सत्येंद्रनाथ सिन्हा थे, है ना। तो गवर्नर के कार्यकारी परिषद में इसी एक्ट के तहत पहली बार किसी भारतीय को शामिल किया गया, और वो पहले भारतीय सत्येंद्रनाथ सिन्हा थे, इनको याद रख लेना, है ना। तो इस प्रकार से पदेन सदस्य 9 थे, जिसमें एक गवर्नर जनरल और 7 जो है गवर्नर जनरल के कार्यकारी के मुख्य सदस्य और एक असाधारण सदस्य। इस प्रकार से कुल 9 सदस्य इसमें शामिल थे। अब देखो सरकारी अधिकारी, तो सरकारी अधिकारी इसमें कितने होंगे, मतलब इसमें कितने प्रावधान किया गया था, तो कुल याद रखना 37 सरकारी अधिकारी का प्रावधान किया गया था। यानी सरकारी अधिकारियों की संख्या कितनी थी, 37 थी। तो इसको आप बता सकते हो 37 सरकारी अधिकारी जो गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत होते थे। इनका मनोनयन कौन करता था, तो गवर्नर जनरल द्वारा नाम क्या है, मनोनीत सरकारी अधिकारी।
अब तीसरा इसमें क्या है मेन, तो इस तीसरा है गैर सरकारी सदस्य। तो गैर सरकारी सदस्य कुल थे कितने, 32। याद रखना कुल कितने, 32। और इन 32 में 5 को गवर्नर जनरल नामी या मनोनीत करता था। कितने को, 5 को। अब बचे कितने, 27। और जो 27 होते थे इनका अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ। तो निर्वाचित सदस्य कुल कितने हुए, 27। और किस तरह का निर्वाचन होता था, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन, है ना। यानी कि इसको थोड़ा समझो कि देखो ये केंद्रीय है तो निर्वाचन कौन करेगा, तो प्रांतीय परिषद के सदस्य इनका निर्वाचन करेंगे। और प्रांतीय परिषद के सदस्यों का निर्वाचन कौन करेगा, तो स्थानीय निर्वाचन परिषद के सदस्य। तो स्थानीय निर्वाचन परिषद प्रांतीयों को चुनता था, प्रांतीय परिषद के सदस्यों को, और फिर प्रांतीय परिषद के सदस्य केंद्रीय विधायिका के सदस्यों को निर्वाचित करते थे। तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन की बात आई है, इसको भी याद रखना। 27 जो थे गैर सरकारी सदस्य में 27 लोगों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता था। इस प्रकार से हम इसकी संरचना को बता सकते हैं, है ना। और ये प्रीलिम्स के एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक क्या है डेटा वाइज मैंने आपको बताया है, इसको ज़रूर अच्छे से इसको नोट करके रखो, है ना। अब इसका लिखा हुआ आंसर देखते हैं। तो जो हमारा लिखा हुआ आंसर है ये 4 कैटेगरी वाला, मैंने आपको 3 कैटेगरी वाला बता दिया और लिखा हुआ है मैंने आपको 4 कैटेगरी वाला। तो दोनों को आप क्या है देख सको, इसीलिए मैंने एक्सप्लेनेशन अलग किया है और लिखा अलग हूँ। दोनों कैटेगरी से आप इसमें लिख सकते हो, है ना। सेम चीज़ें हैं लेकिन मैंने क्या है उसका कैटेगरी जो डिवाइड करने का तरीका है वो बस बदल दिया है। इसमें निर्वाचित को अलग से बता दिया, है ना। पदेन सदस्य तो सेम रहेगा, मनोनीत अधिकारी, है ना, और मनोनीत गैर आधिकारिक सदस्य, ये 2 हों। और कितने निर्वाचित सदस्य जो हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन के तहत इनका निर्वाचन किया गया। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखो हमारा अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323(1) 323(1) में वर्णित लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन संबंधी प्रावधान को लिखिए। तो क्या पूछा यहाँ पर, अनुच्छेद 323(1) में वर्णित लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन, है ना। तो ये तो पता है, कोई भी संवैधानिक संस्था हो या फिर गैर संवैधानिक संस्था हो, जो भी हो, अगर कोई संस्था हो या आयोग हो वो अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है। अगर वो राष्ट्रीय स्तर का है तो अपना प्रतिवेदन हर साल राष्ट्रपति को सौंपता है। अगर आप इस अनुच्छेद को देख कर डर गए होगे तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, इसको ये आपको डराने के लिए ही दिया है 323(1) अलग से लिख के। इसमें अगर आप इसको देखते लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन, तो हर कोई अपना प्रतिवेदन तैयार करता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिपोर्ट। हर कोई संस्था अपना हर साल का रिपोर्ट तैयार करता है और राष्ट्रीय संस्था तो राष्ट्रपति को सौंपता है, फिर राष्ट्रपति उसको दोनों सदन के समक्ष रखवाता है। यही तो प्रक्रिया है। और उसी को पूछा था अगर ये राज्य का होगा तो राज्यपाल के समक्ष रखवाएंगे, है ना। तो इसी को आपको लिखना था। तो कैसे लिखते, यहाँ पे लिखते कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323(1) के तहत क्या है, इन आयोगों के क्या है प्रतिवेदन संबंधी प्रावधान की बात की गई है, जिसमें आप पहला बताते कि संघ लोक सेवा। यहाँ पर देखो खाली लोक सेवा आयोग बोला है, इसमें दोनों का वर्णन है, एक संघ का एक राज्य का। तो आप दोनों को बता दो, क्योंकि लोक सेवा मतलब इसमें दोनों आ रहे हैं। 323(1) में दोनों आएंगे, संघ भी आएगा राज्य भी आएगा। तो पहला आप बताओगे संघ लोक सेवा आयोग क्या है, प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट या प्रतिवेदन किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। और राष्ट्रपति जिन मामलों में मान लो आयोग की सलाह नहीं ली गई हो, इन मामलों को या मुद्दों को कारण सहित वो सदन के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा। इसको फिर ये क्या है, दोनों सदन के समक्ष वो रखवाएगा। तो सीधा क्या है, संघ लोक सेवा आयोग अपने प्रतिवेदन को प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को सौंपता है ना। और राष्ट्रपति जिन मुद्दों पर लोक सेवा आयोग की सलाह न ली गई हो, ऐसे मुद्दों को कारण सहित ज्ञापन को दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। और फिर क्या है, इसी को आप राज्य के परिप्रेक्ष्य में बता सकते हो कि जो राज्य लोक सेवा आयोग है वो अपना प्रतिवेदन प्रतिवर्ष क्या है, राज्यपाल को सौंपता है ना। और राज्यपाल ये ज्ञापन क्या है,
विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा, है ना। किसके समक्ष रखवाएगा? विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। तो इसको अनुच्छेद को देख के आपको डरना नहीं था, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और इसको दोनों पॉइंट को आप लिख सकते थे। तो ये क्या है? विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं लिखा हुआ। तो देखो ये इसका लिखा हुआ आंसर है, सिंपल सा है। 323 के तहत क्या है? सबसे पहले मैंने संघ लोक सेवा आयोग को बताया और दूसरे पॉइंट में मैंने क्या? राज्य लोक सेवा आयोग को बताया, है ना। इस पॉइंट पे आपको ये लिख देना था, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो हमारा 4 नंबर का अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय करारों, है ना, यानी जो भी एग्रीमेंट होते हैं इंटरनेशनल एग्रीमेंट को प्रभावी करने के लिए विधान संबंधी संसद की विधायी शक्ति का वर्णन करें। तो देखो ये जो चैप्टर उठाया है आपके सिलेबस में लिखा है केंद्र राज्य संबंध, स्पेशल लिख दिया है केंद्र राज्य संबंध। तो ये मत पूछो कि एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया। केंद्र राज्य संबंध में जितने अनुच्छेद हैं आपके विधायी हैं, क्या है, वित्तीय हैं या प्रशासनिक है, तीनों संबंध में जितने भी अनुच्छेद हैं उन अनुच्छेदों में क्या क्या बात कही आपको जानना जरूरी है, क्योंकि सिलेबस में स्पेशली लिख दिया है केंद्र राज्य संबंध। तो केंद्र राज्य संबंध के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो तो आपको पता होना ही चाहिए। तो इसी से क्वेश्चन है। तो केंद्र जो हमारा भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 353 है, कौन सा अनुच्छेद कितना? 253 है ना। हमारा क्या संविधान का अनुच्छेद 253 है। ये क्या है? केंद्र और राज्य संबंधों के संबंधी विधान में जो जो भी इनके अधिकार हैं उसके बारे में बताया है। तो इसी के तहत क्या बताया गया है कि जितने भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं, है ना, जैसे अंतर्राष्ट्रीय करार, संधि, समझौता जो भी होता है, अगर वो किसी संघ राज्य के क्षेत्र से संबंधित हो या किसी राज्य क्षेत्र से संबंधित हो तो उस पर विधि बनाने की शक्ति संसद को है। तो इसमें क्या लिखा है? किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता, है ना, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता जो किससे संबंधित हो, किसी संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित हो शायद, है ना, किसी संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित हो या चाहे किसी राज्य क्षेत्र से संबंधित हो या चाहे किसी राज्य क्षेत्र से संबंधित हो या इन क्षेत्रों में उसको लागू कराना हो, तो इस पर विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? तो ये शक्ति संसद के पास है। तो इन पर विधान कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। इसी का तो वर्णन करना था, है ना। और इसमें लिख सकते हो ऐसे विधि पर पूर्ण अधिकार केंद्र का होता है। पूर्ण अधिकार क्या होता है? केंद्र का होता है। पूर्ण अधिकार क्या होता है? किसका? तो केंद्र का होता है। और 4 नंबर ने पूछा है ना, तो इसको आप इसमें बता सकते हो कि इसके तहत या इस अब तक अंतर्राष्ट्रीय जो कानून बनाए गए हैं उसका एक आठ आप एग्जाम्पल दे सकते हो। तो इसमें आप 2 एग्जाम्पल दे सकते थे। एक हुआ था जेनेवा समझौता 1960, ये भी क्या है? इंटरनेशनल संधि है जो इस अनुच्छेद के तहत बनाए गए हैं, है ना। क्या? जेनेवा समझौता 1960, है ना। एक और लिख सकते हो अपहरण के खिलाफ एक्ट, है ना, अपहरण के खिलाफ एक्ट 1982। ये दोनों को आप बता सकते हो। ये अनुच्छेद क्या है कि कोई भी अपराध जो भारत के बाहर होता है या भारत के बाहर के व्यक्ति भारत के अंदर करता है, इससे संबंधित ये क्या है? संधि है। तो ये क्या है? इंटरनेशनल संधि या समझौता है जो अनुच्छेद 253 के तहत संसद ने बनाया था। तो एग्जाम्पल देते हुए आप इस आंसर को क्या है? लिख सकते हो, मतलब लिख सकते थे। अगली बार आए तो लिख सकते हो, है ना। देखो इसका आंसर देख लो। ये इसका आंसर है। 253 के तहत होता है ये। केंद्र को शक्ति है संसद को विधि बनाने की, और ये क्या है? व्यवस्था केंद्र को अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्व और प्रतिबद्धता को पूरा करने के योग्य बनाती है। और एग्जाम्पल है जेनेवा समझौता, अपहरण के खिलाफ एक्ट 1982, है ना। तो हमारे क्या है? इतने में हमारे क्या है? 4 नंबर के क्वेश्चन ख़त्म होते हैं, है ना। हमारे क्या है? 4 नंबर के क्वेश्चन इतने में ख़त्म होते हैं। तो अब हम देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन, है ना। तो 8 नंबर के क्वेश्चन में हमारा पहला क्या है कि नगरीय विकास में पर्यावरणीय कारकों की सतत विकास के संदर्भ में विवेचना कीजिए।
बड़ा ही टिपिकल क्वेश्चन है, देखो इसको थोड़ा समझो। नगरीय विकास में पर्यावरणीय कारक को क्या है, सतत विकास के संदर्भ में इनकी विवेचना करनी है। यानी जो आपका लोक प्रशासन में एक चैप्टर है पर्यावरण बनाम विकास, है ना, या जो भी उसी से क्या है ये रिलेट करता है, सतत विकास वाला क्वेश्चन लोक प्रशासन में भी आता है। तो उसी सतत विकास में क्या है, नगरीय विकास। तो जो हमारा नगरीय विकास करना है, जो भी हम नगर का विकास करते हैं, उनमें किन किन पर्यावरणीय कारकों का ध्यान रखना है कि सतत विकास बना रहे, है ना। तो वही हमको बताना है कि नगरीय विकास में किन किन पर्यावरणीय कारकों का ध्यान रखना है। इसको थोड़ा समझते हुए आपको लिखना था। तो हम शुरुआत कैसे करें, तो देखो इसको हम शुरुआत कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखो सतत विकास है, तो इसी को आप परिभाषित कर दो, है ना, कि सतत विकास से तात्पर्य क्या है कि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान पीढ़ी का विकास करना, या भविष्य की आवश्यकताओं को क्या है ध्यान में रखते हुए वर्तमान का विकास करना क्या है, सतत विकास है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका सतत विकास का डेडलाइन का परिभाषा होगा। फिर इसी में बताओगे क्या नगरीय विकास, तो सतत विकास 17 गोल हैं, है ना। 2015 में सतत विकास लक्ष्य लाया गया था पेरिस सम्मेलन में, जिसमें 17 गोल डिसाइड किए गए। उन्हीं 17 गोल में 11वां नंबर का जो गोल है उसमें क्या है, सामुदायिक नगरीय विकास है। तो पहले आप सतत विकास का परिभाषा दिए, फिर लिख दोगे कि सतत विकास लक्ष्य नंबर या सतत विकास गोल नंबर या सतत विकास लक्ष्य क्रमांक क्या 11, लक्ष्य क्रमांक 11 में क्या है, सामुदायिक नगरीय विकास का वर्णन है ना, क्या है, सामुदायिक नगरीय विकास का वर्णन है। इसी को आप क्या है बताओगे, है ना, सामुदायिक नगरीय विकास का वर्णन है। इसको आप बताते हुए एंडिंग करोगे, फिर उसके बाद आप मेन क्वेश्चन की तरफ आओगे। तो हमें इंट्रोडक्शन कैसे देना है कि सतत विकास से तात्पर्य भविष्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान का विकास, और सतत विकास लक्ष्य नंबर 11 में क्या है, सामुदायिक एवं नगरीय विकास का वर्णन है। और इसी सामुदायिक एवं नगरीय विकास के तहत क्या है, इसी नगरीय विकास के तहत विभिन्न पर्यावरणीय कारकों पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर फिर आप बताओगे हेडिंग क्या कि पर्यावरणीय कारक क्या क्या हैं, है ना। तो इसको थोड़ा समझो, ध्यान देते हैं कि नगरीय विकास में क्या क्या पर्यावरणीय चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है और उस पर सुधार करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम हेडिंग डाल देंगे कि आप डाल दो कि प्रदूषण नियंत्रण। देखो अब अगर आप नगर विकास कर रहे हो तो वहाँ पर आपको वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इनके कंट्रोल पर ध्यान देना होगा। तो पहला पर्यावरणीय कारक मैंने क्या लिख दिया, प्रदूषण नियंत्रण, है ना। तो इसमें आप किसको बताओगे, देखो नगर में सबसे ज़्यादा प्रदूषण क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है ना। तो वायु प्रदूषण को हमें क्या है कंट्रोल करना है। तो प्रदूषण नियंत्रण में आप क्या बताओगे कि अगर हमें नगरीय विकास करना है तो हमें ई वाहन, है ना, हमें ई वाहन, एयर क्वालिटी इंडेक्स, यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख दे रहा हूँ, मतलब की पॉइंट है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, है ना, इत्यादि को या इत्यादि चीज़ों के माध्यम से हमें क्या है बेहतर परिवहन एवं यातायात व्यवस्था करनी होगी। तो नगरीय विकास में पहला तो यातायात प्रबंधन बेहतर करना है, जिसके लिए हम इन चीज़ों का हम क्या है प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारा क्या है प्रदूषण नियंत्रण होगा, है ना। ये वायु प्रदूषण की बात हो गई, तो इस पर ध्यान देना है। दूसरा, नगर में क्या चीज़ मेन होता है, तो नगर में आपने देखा होगा समस्या, जितने भी शहर हैं जल भराव की समस्या होती है, यानी कि नाली प्रबंधन की समस्या होती है। थोड़ा सा पानी गिरा कि नाली का पानी जाम हो जा रहा है, ये तो देखा होगा, है ना। तो जल प्रबंधन की समस्या सबसे बड़ी समस्या होती है नगरीय निकायों में या नगरों में। तो हम लिखेंगे दूसरा, हम क्या, दूसरा हमें ध्यान देना है जल निकासी पर, है ना, या जल प्रदूषण पर नियंत्रण पर। प्रदूषण इसलिए नहीं लिखा क्योंकि प्रदूषण में सिर्फ गंदगी आ जाएगा, अब निकासी में जल प्रदूषण भी आएगा, जल संबंधी जल भराव की समस्या भी आएंगे, सीवरेज सिस्टम वाला जो समस्या है वो भी आ जाएगा। तो इसमें हमें क्या लिखना है जल निकासी में कि नगरीय विकास के संबंध में हमें क्या है नालियों के जल भराव या सीवरेज सिस्टम को क्या है बेहतर तरीके से मतलब सिस्टम को बढ़िया करना होगा। तो इसमें हमें किन किन पर ध्यान देना होगा, सीवरेज सिस्टम पर, पेयजल प्रणाली पर, है ना, जो नगरों में भी चल रहा है, भागीरथी जल योजना जो भी है, पेयजल प्रणाली, अमृत मिशन जो भी चल रहे हैं,
तो जल निकासी है तो क्या हमें सीवरेज सिस्टम, पेयजल प्रणाली जो भी है, इसके अलावा नालियों या सिप का प्रबंधन इत्यादि को बेहतर करना होगा। तो ये भी देखो, जल हो गया, वायु हो गया, ये दोनों क्या है, पर्यावरण से रिलेट कर रहे हैं और यही शहरों की समस्या होती है। तो इनको हम बेहतर करें ताकि सतत विकास यानी भविष्य तक क्या है, बना रहे। तीसरा हम क्या लिख सकते हैं, और एक और जो चीज़ होता है वो होता है ऊर्जा। वायु प्रदूषण को बेहतर करना है, जल निकासी को बेहतर करना है। अब हम तीसरा लिख सकते हैं सतत एवं स्वच्छ ऊर्जा। तीसरा हम क्या लिखेंगे, सतत एवं स्वच्छ ऊर्जा। तो अगर बेहतर शहरी प्रबंधन करना है, नगरीय विकास करना है, तो अगला हमें ऊर्जा पर ध्यान देना होगा, है ना। तो इसके लिए हमें क्या है, इसके लिए हमें कम ऊर्जा खपत वाले संसाधनों का प्रयोग करना होगा। तो इसके लिए आप लिख सकते हो स्ट्रीट लाइट वगैरह जितने भी होते हैं उनमें क्या है, सौर उपकरण या सोलर उपकरणों का प्रयोग किया जाए, है ना। सौर उपकरण या कम ऊर्जा खपत वाले संसाधनों का, है ना, कम ऊर्जा खपत वाले क्या उपकरणों को, जैसे एलईडी लाइट हो गया, है ना, ग्रीन बिल्डिंग जैसे जो भी चीज़ें होती हैं जो कम ऊर्जा खपत करती हैं, इनका हमें प्रयोग करना है ना। जो भी हमारे स्ट्रक्चर में हम क्या है, फायर क्लेव ब्रिक्स आदि का उपयोग करते हैं ताकि कम ऊर्जा खपत हो। तो इसमें सतत व स्वच्छ ऊर्जा का प्रयोग करना है कि वहाँ शहरों की संरचना में, बिल्डिंग बनाने में हमें कम ऊर्जा वाले उपकरणों का प्रयोग करें, ग्रीन बिल्डिंग जैसे अवधारणा को अपनाएं। और स्ट्रीट लाइट वगैरह में क्या है, सोलर सेल आधारित क्या है लाइट हम लगाएं। तो इससे क्या होगा, हमारा ऊर्जा प्रबंधन होगा और सतत व स्वच्छ ऊर्जा की प्राप्ति होगी, है ना। अगला हम क्या लिख सकते हैं, तो और क्या समस्या होती है शहर में। अगर बेहतर शहर प्रबंधन करना है, नगरीय विकास करना है, तो सबसे मेन चीज़ होता है तरल ठोस यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तरल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। यानी कि शहरों की सबसे बड़ी समस्या होती है वहाँ के कचरा, है ना, कचरा गादा को ठीक करना है भाई। तो तरल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, इसी के लिए जितने भी योजनाएं चल रही हैं आपके देखे होंगे, है ना। क्या है, स्वच्छ भारत मिशन जो शहरी है वो इसी से संबंधित है, जिसमें आपको 2 बाल्टी दिया जाता है, नीला बाल्टी और हरा बाल्टी, ताकि आप क्या है, गीला कचरा, सूखा कचरा वहाँ पर क्या है आप प्रबंधन कर सके। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है कि वहाँ पर तरल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शहर में हो। इसके लिए हमें क्या है, बेहतर उपाय करने होंगे, तब जाकर कचरा मुक्त होगा। कचरा मुक्त होगा तो शहर साफ होगा, शहर साफ होगा तो हमारा सतत विकास होगा, पर्यावरण में सुधार होगा। तो इसके लिए हमें क्या है, तो इसके लिए क्या है कि जो बायो वेस्ट हैं या नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं, इनके प्रबंधन पर ध्यान देना होगा, उनके एकत्रीकरण, संग्रहण एवं प्रसंस्करण को बढ़ावा देना होगा। उदाहरण के लिए स्वच्छ भारत मिशन को आप लिख सकते हो, इनके क्या एकत्रण, प्रबंधन व प्रसंस्करण पर कार्य करना। एक प्रसंस्करण को क्या है, बढ़ावा देना होगा। इसमें एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हो, स्वच्छ भारत मिशन शहरी, है ना। अब एक आध पॉइंट और सोचो, क्या लिख सकते हैं हम, संसाधनों का उचित दोहन, ये एक्स्ट्रा पॉइंट बनाकर जोड़ सकते हैं, है ना। संसाधनों का उचित दोहन, अब 8 नंबर में पूछा है तो कम से कम 5 पॉइंट या 4 पॉइंट ना दें तो कहाँ बनेगा, 1 2 3 4, ये 5वां पॉइंट है ना, हमारा 5वां पॉइंट बन गया। इस तरह से हमारा क्या है, पॉइंट भी ज़्यादा दिख रहे हैं और आंसर भी कंप्लीट रहेगा। तो संसाधनों का उचित दोहन, तो नगरीय विकास के लिए जितने भी संसाधन है, क्या क्या संसाधन बोल सकते हो, जल है, वायु है, जल है, मृदा है, भूमि है, मृदा मतलब भूमि, और इसके अलावा लिख सकते हो और क्या संसाधन होते हैं, जितने भी मानव हैं, जो भी ये भी संसाधन है, तो इनका क्या है, बेहतर प्रयोग किया जाए और उचित प्रयोग किया जाए, ताकि वो संसाधन भविष्य में भी क्या है, बचे रहें या भविष्य की पीढ़ी के लिए भी वो उपयोग कर सकें। तो इसको बनाते हो आप लिख सकते हो, जितने भी संसाधन हैं, जल, खनिज, मृदा, है ना, आदि संसाधनों को क्या है, बेहतर प्रबंधन या उचित दोहन पर ध्यान दिया जाए, ताकि वो भविष्य के लिए भी क्या हो, उपयोगी हो, भविष्य के लिए भी उपयोगी हो। इस तरह से हम 5 पॉइंट में क्या है, इस क्वेश्चन को हम लिख सकते थे। और लास्ट में निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे, निष्कर्ष में हम लिखेंगे, निष्कर्षतः कह सकते हैं कि इन पर्यावरणीय कारकों को ध्यान रखते हुए हम बेहतर नगरीय विकास तथा जो सतत विकास लक्ष्य 2030 तक, है ना, 2030 तक
सामुदायिक शहरी विकास लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका एक बेहतर कंक्लूजन बन जाएगा। अब सतत विकास पूछ रहा है, उसमें भी नगरीय विकास, तो 2030 तक हमें सामुदायिक शहरी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो इन कारकों को हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हम क्या है 2030 तक सामुदायिक शहरी विकास के लक्ष्य को क्या है प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो ख़त्म होता है। अब इसको देखो लिखा हुआ इसका आंसर देख लो। ये इसका लिखा हुआ आंसर है, वही 5 पॉइंट बताया हूँ मैं। प्रदूषण नियंत्रण, जल निकासी, स्वच्छ ऊर्जा, तरल ठोस रहित प्रबंधन और संसाधनों का उचित दोहन, है ना। कंक्लूजन वही है 2030 तक क्या है सतत विकास के स्वच्छ एवं सामुदायिक नगरीय विकास के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं, है ना। इसमें सारे चीज़ लिखा हुआ है, देख सकते हो आप इसको, है ना। जो बोला हूँ वही इसमें लिखा हुआ है। अब 8 नंबर का हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन भी लोक प्रशासन से है ना। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है देखो कि नीति निर्माण प्रक्रिया को समझाइए। एक लाइन का क्वेश्चन है कि बोला है नीति निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए, यानी कि प्रक्रिया यानी क्या प्रोसेस है। तो नीति निर्माण है ना, पता है कौन करता है आपको, कार्यपालिका के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो नीतियों का निर्माण करते हैं और बाद में जब वो पारित हो जाएगा नीति या जो भी है वो लागू होता है और हम तक पहुंचता है जनता तक। तो वही पूरा प्रोसेस आपको बताना है कि नीति निर्माण की प्रक्रिया क्या है ना। तो सबसे पहले नीति निर्माण क्या है, आप क्या लिखोगे इंट्रोडक्शन में, तो परिभाषा ही बताओगे। आपका इंट्रोडक्शन क्या होगा, परिभाषा। तो नीति निर्माण की परिभाषा क्या है भाई, तो एक आदमी जी हैं, है ना। कौन है वो जी, तो वो एक लोक प्रशासन वाले आदमी हैं जिनको बोलते हैं लोक प्रशासक। तो नाम है थॉमस डाई। इन्होंने नीति निर्माण के पर रिसर्च किया है और बताया है कि नीति निर्माण क्या होती है। तो नीति निर्माण क्या है, तो नीति निर्माण वह प्रक्रिया है जिसके तहत सरकार ये प्लान करती है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना। इन सारी प्रक्रियाओं का या इन सारे कार्यक्रमों का कि क्या करना है क्या नहीं करना है का निर्धारण करना ही क्या है नीति निर्माण है। तो क्या करना है और क्या नहीं करना है इसका निर्धारण करना नीति निर्माण है। क्या करना है भाई और क्या नहीं करना है, कुछ भी जो भी प्रोग्राम है उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इनका निर्धारण करना क्या है नीति निर्माण है। आप ये परिभाषा बताओगे, थॉमस डाई के अनुसार इन्होंने ये परिभाषा बोला है ना। अब उसके बाद इसकी प्रक्रिया क्या है, तो प्रक्रिया में देखो सबसे पहले हमें नीति का निर्माण करना है। तो किस संबंध नीति निर्माण करना है, तो पहचान या जांच करनी पड़ेगी ना। पहले समस्याओं को देखना पड़ेगा, जैसे गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है। तो गरीबी जैसे समस्या पे हमें नीति बनानी है तो पहले समस्या की पहचान करनी होगी। तो पहला प्रक्रिया क्या होगी, मतलब पहला जो भी हमारा प्रक्रिया है उसका पहला कदम होगा हमें समस्याओं की पहचान करनी है। तो पहला प्रोसेस हो जाएगा हमारा क्या, समस्याओं की पहचान। क्या समस्या है, क्या उसकी क्या करनी होगी, उसकी पहचान एवं जांच करनी है। अगर गरीबी है तो गरीबी की समस्या का हमें पहचानना होगा, उसको जांच करना होगा। तो पहला तो समस्याओं की पहचान। फिर मान लो हम समस्याओं की पहचान कर लिए, अब क्या कर लिए, समस्याओं की पहचान कर लिए। तो अब क्या करेंगे, तो अब होगा एजेंडा। कुछ भी एजेंडा यानी इस पर कैसे कार्य करना है उसको डिसाइड करना, यानी हम दूसरा लिख सकते हैं क्या, एजेंडा निर्माण, है ना। एजेंडा निर्माण में क्या होगा, जो भी समस्याएं हम पहचानेंगे उस पर एक कार्यक्रम तैयार करेंगे या कोई एजेंडा उसका निर्धारित करेंगे, ठीक है। तो दूसरा हमारा प्रोसेस क्या होगा, उस समस्याओं पर क्या है एजेंडा निर्धारित करना। फिर तीसरा हम लिख सकते हैं अब नीति सूत्रीकरण। अगला क्या होगा, नीति सूत्रीकरण। तो नीति सूत्रीकरण में क्या होगा, देखो पहले हम समस्या को पहचाने, अब उसका एजेंडा बनाएं। अब एजेंडा बनाकर क्या है उस जो भी नीति, अब एजेंडा बनाकर अब हमें नीति की प्रक्रिया को आगे सूत्रीकरण यानी कि उसको निर्धारित करना होगा। तो इसमें बोलेंगे जो भी नीति संबंधित जो भी आदमी होंगे, जैसे कि थिंक टैंक रूप में होता है एक आदमी,
एक होते हैं हमारे प्रशासक के अधिकारी। तो जितने भी कार्यपालिका के अधिकारी, थिंक टैंक के अधिकारी, ये सब क्या हैं, उस समस्या से संबंधित नीति को सुझाएंगे या नीति का निर्धारण देंगे। अब जैसे गरीबी का एग्जाम्पल दिया था, तो गरीबी के संबंध में जांच कर लिए, उसके एजेंडा बना लिए। अब किसी एक नीति का क्या करेंगे, एक नीति या विकल्प का चयन करेंगे, है ना। किसी एक नीति या विकल्प का चयन व तलाश बोल सकते हो। तो समस्या से संबंधित किसी नीति या विकल्प का क्या है, ढूंढेंगे पहले तलाश और बाद में उसका चयन करेंगे। तो सूत्रीकरण मतलब विकल्प या समस्या को ढूंढना और उसका चयन करना। नीति, विकल्प या नीति वही है। समस्या से संबंधित कोई विकल्प या नीति का चुनाव या उसको पहले क्या है, उसको पहले ढूंढना, है ना, और फिर उसका क्या चयन करना। तो तलाश व चयन करते हैं हम किसमें, नीति सूत्रीकरण में। अब नीति सूत्रीकरण होगा, अब क्या करेंगे, चयन और तलाश कर लिए। अब जाहिर सी बात है, कोई भी कानून या नीति आता है तो उसको ढूंढने के बाद विधायिका या कार्यपालिका से उसको पहले पारित कराते हैं। तो अगला प्रोसेस हमारा होगा नीति का विधि सम्मत। अगला प्रोसेस हमारा क्या होगा, नीति का विधि सम्मत। तो बस आप हेडिंग देखते जाओ और इसी से आपका पूरा आंसर होते जाएगा, है ना। अब हम नीति या विकल्प का हम क्या चयन कर लिए। अब चयन करने के बाद उसको क्या है, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के माध्यम से उसको विधि सम्मत या पारित कराना। यानी कि इसमें आएगा नीति का पारित कराना किनके माध्यम से, तो कार्यपालिका, विधायिका के अधिकारी एवं जो भी न्यायपालिका हैं, इन जो भी हैं हमारे संविधान के अंग जिनको बोलते हैं, उनके माध्यम से क्या नीति का पारित कराना क्या कहलाता है, नीति का विधि सम्मत। और जैसे ही पारित होता है उसके बाद प्रोसेस आता है कार्यान्वयन का या क्रियान्वयन का। तो अगला जो हमारा प्रोसेस होगा प्रक्रिया में, वो हो जाएगा नीति का कार्यान्वयन, है ना। अब क्या है, पारित हो गया विधायिका से या संसद से जो भी है नीति, है ना। तो पारित होने के बाद अब वो लागू होगा, है ना, यानी कार्यान्वयन होगा। तो कौन कार्यान्वयन करवाएगा, तो कार्यपालिका के अधिकारी लोग, क्या है, जितने प्रशासनिक अधिकारी वगैरह हैं या कार्यपालिका के जो भी व्यक्ति हैं या इसके जो सदस्य हैं, ये क्या कराएंगे, उस नीति को क्या है क्रियान्वित करेंगे या उनका लागू कराएंगे। तो क्या है, नीति का क्रियान्वयन होगा, है ना। नीति का क्या होगा, क्रियान्वयन। अगला प्रोसेस होगा नीति का क्रियान्वयन, ठीक है। अब नीति का क्रियान्वयन हो गया। अब अगला जो प्रोसेस आता है वो आता है मूल्यांकन का। तो हमारा लास्ट प्रोसेस जो होगा, बोल सकते हो क्या, नीति का मूल्यांकन। तो इन चरणों में जो है नीति निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो मूल्यांकन में क्या आएगा, तो मूल्यांकन कौन करेंगे, या तो मीडिया वाले करेंगे, है ना। तो जो भी नीति का क्रियान्वयन हो गया, इसको अब मीडिया वाले, जनता आदि के माध्यम से क्या है, इसका मूल्यांकन होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हो मेन दो को, मीडिया एवं जनता के द्वारा नीति का मूल्यांकन होगा कि भैया कितना ये सफल है, कितना असफल है ना। इतने चरणों में आपका नीति निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। पहले समस्या की पहचान करेंगे, उस समस्या से संबंधित एजेंडा निर्धारित करेंगे, फिर उस एजेंडा का क्या है सूत्रीकरण, यानी कि कोई विकल्प तलाशेंगे। एजेंडा निर्माण कर लिया, अब उस समस्या का कोई विकल्प ढूंढेंगे और किसी एक विकल्प का हम चयन करेंगे। अब चयन करने के बाद उस नीति का हम विधि सम्मत यानी पारित कराएंगे। पारित होने के बाद उसका हम क्रियान्वयन करेंगे और क्रियान्वयन के बाद लास्ट में जनता और मीडिया द्वारा उसका मूल्यांकन होगा कि नीति कितना सही है, कितना गलत है, क्या सुधार। तो ये मूल्यांकन, इन चरणों में आपका नीति निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है, पूर्ण होती है। अब इसी को फिर आप कंक्लूड करके लिख लो कि निश्चित रूप से क्या है, नीति निर्माण की प्रक्रिया एक चरणबद्ध प्रक्रिया है जिसमें हम क्या है, किसी बेहतर नीतियों का निर्माण एवं क्रियान्वयन करते हैं। इतने में ये हमारा आंसर क्या है, ख़त्म होगा, है ना। ये 5 या 6 पॉइंट आपको मेन याद रखने हैं और इसमें थोड़ा थोड़ा 2 लाइन का उसका एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। तो इसका लिखा हुआ आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, थॉमस डाई बोला था, इन्होंने परिभाषित किया है नीति निर्माण क्या है, तो किसी वे सभी फैसले, सरकार के वे सभी फैसले कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, यह निर्धारण करना ही क्या है, नीति निर्माण है। तो पहला लाइन परिभाषा का हो गया। फिर इसमें क्या क्या आते हैं, तो ही समस्याओं के पहले पहचान देखो,
फिर उसके बाद एजेंडा निर्धारण करेंगे, है ना। फिर उसके बाद एजेंडा में याद रखना कि मीडिया और लोक अधिकारियों द्वारा जो है ये एजेंडा निर्धारित होता है। फिर नीति सूत्रीकरण, इसमें क्या है, नीति के विकल्पों की तलाश और उसका निर्धारण मतलब चयन। फिर है विधि सम्मत यानी उसको पारित कराना। फिर है कार्यान्वयन यानी उसका क्रियान्वित करना। और मूल्यांकन यानी कि उसको सही गलत जो भी है मीडिया के द्वारा या बाह्य जो भी सलाहकारी संस्था है प्रेस के द्वारा आदि के माध्यम से क्या है इनका मूल्यांकन होता है ना। लास्ट में चाहो तो आप ये डायग्राम बना सकते हो कि इस प्रोसेस में ये क्या है कंप्लीट हो रहा है। तो ये हमारा क्या है आंसर यहाँ पर ख़त्म होता है। तो अब हम आते हैं अपने 10 नंबर के क्वेश्चन में। तो 10 नंबर के क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं, जिसका पहला पार्ट क्या बोला है, किन कारणों से लोक प्रशासन को सतत रूप से निजी प्रशासन में अपनाए जा रहे प्रबंधकीय तकनीकों का प्रयोग करना पड़ा है। यानी इसको सीधा आप समझो तो ये बोल रहा है कि लोक प्रशासन में ऐसी क्या कमियां हैं जो निजी प्रशासन से लिया जा रहा है ना। तो निजी प्रशासन की कुछ अच्छाइयों को बताना है और लोक प्रशासन की लोक प्रशासन की बुराइयों को बताना है कि लोक प्रशासन में ये कमी है, इसीलिए हम निजी प्रशासन के उपकरण को अपना रहे हैं, है ना। तो इसमें आप वही लिख दो शुरुआत में कि लोक प्रशासन क्या है, वर्तमान में लोक प्रशासन विविध कारणों से क्या है निजी प्रशासन के उपकरणों को या तकनीकों को अपना रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है, इसके विभिन्न कारण हैं। यानी कि लिख सकते हो निजी प्रशासन के तकनीकों को अपनाए जाने के कारण, निजी प्रशासन के तकनीकों को अपनाए जाने के क्या क्या कारण हैं, है ना। निजी प्रशासन के तकनीकों को अपनाए जाने के कारण, इसमें देखो पहला कारण क्या बता सकते हो। तो पहला देखो निजी प्रशासन में क्या क्या अच्छाइयाँ होती है जो बेहतर है। तो पहला तो यही है कि वह उसमें क्या है दक्षता एवं कुशलता होती है। तो जो क्या है प्राइवेट सेक्टर है ना, तो जो प्राइवेट सेक्टर है या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें एफिशिएंसी होती है। क्या होती है, दक्षता एवं कुशलता होता है। जो भी वहाँ कर्मचारी होते हैं वो कहीं ना कहीं एफिशिएंट और क्या है कि स्किल्ड होते हैं, दक्षता एवं कुशलता ज़्यादा होती है। तो और प्रशासनिक जो लोक प्रशासन है उनमें इसकी कमी होती है। तो हमें निजी प्रशासन से क्या है दक्षता एवं कुशलता को अपनाना है या इन उपकरणों को अपनाना है, क्योंकि हमारे लोक प्रशासन में इसकी कमी होती है। तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी जिसको बोलते हैं, है ना। तो जो लोक प्रशासन है इसमें ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं क्या है कमी होती है, और निजी प्रशासन में ट्रांसपेरेंसी बहुत ही प्रभावशाली है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी रहेगी तभी को लोगों को उन पर भरोसा होगा। और निजी प्रशासन का मेन क्या है, लोगों को खुश करना, क्योंकि लोग ही उनको फ़ायदा दिलाएंगे। तो पारदर्शिता तो रहेगी। ट्रांसपेरेंसी निजी प्रशासन का प्रमुख उपकरण है और प्रभावशाली उपकरण है। तो सेकंड हम क्या लिखेंगे, पारदर्शिता। इसको भी हम क्या है अपनाया जा रहे हैं। मैं हेडिंग बता रहा हूँ, इसको समझा रहा हूँ, बाद में लिखा हुआ आपको बताऊँगा, ठीक है। तीसरा और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है ये निजी प्रशासन में। तो अगला हमारा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, तो अगला पॉइंट है नवाचार। क्या, नवाचार या इनोवेशन। तो देखो जो निजी प्रशासन में जो कर्मचारी होंगे वो स्किल्ड होंगे और क्या है दक्ष होंगे। तो क्या है नए नए आइडियाज़ देने में समर्थ होंगे। कोई भी प्रॉब्लम या समस्या आती है उसको कैसे डील करना है उसके लिए नए नए विचार व आइडिया देंगे। तो उनमें नवाचार रहता है। तो नवाचार भी एक ऐसा उपकरण है जिसको हम क्या है लोक प्रशासन में अपनाना चाहिए। तो इसको एक पॉइंट बता सकते हो कि नवाचार भी क्या है एक बेहतर निजी प्रशासन का बेहतर तरीका है। नवाचार निजी प्रशासन में रहते हैं तो लोक प्रशासन में कहीं ना कहीं नवाचार को भी अपनाना जाना चाहिए। तो नवाचार की कमी होती है। अगला देखो और क्या है, अभी तक हम बताए निजी प्रशासन के जो है बेहतर तरीके हैं जिनको अपना सकते हैं वो बताए। अब आपको पॉइंट बढ़ाना है तो आप कमियों को गिना दो कि लोक प्रशासन में क्या कमी है जिसकी वजह से हमें क्या है निजी प्रशासन के उपकरणों को अपनाना पड़ रहा है या अपनाना चाहिए। तो पहला तो इसमें होता है विधायी नियंत्रण। अब ये क्या है, विधायी नियंत्रण की बात करते हैं, है ना। एक हेडिंग डाल देंगे हम क्या, विधायी नियंत्रण। तो इसमें लिख सकते हो आप कि लोक प्रशासन में क्या है जो भी कर्मचारी होते हैं वो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं या विधान से बंधे होते हैं।
तो विधायी उन पर कंट्रोल रहता है, तो कहीं ना कहीं क्या है इसमें समस्या उत्पन्न होती है, कार्यों के जल्दी होने में समस्या उत्पन्न होती है। दूसरा लिख सकते हो विधायी हो गया, फिर वित्तीय नियंत्रण लिख दो, है ना। दूसरा क्या है वित्तीय नियंत्रण, तो जो लोक प्रशासन है फंड हेतु सरकारी संस्थानों पर निर्भर रहते हैं, है ना। यह सरकारी फंड पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे कभी कभी क्या है किसी प्रोजेक्ट में क्या है देरी हो जाती है, समस्या आ जाती है। तो दूसरा कमी क्या है लोक प्रशासन की कि वित्तीय नियंत्रण होता है। एक और समस्या लिख सकते हो लाल फीताशाही, है ना। एक और हम क्या लिख सकते हैं लाल फीताशाही। तो देखो ये लाल फीताशाही क्या है, तो लाल फीताशाही ये मत का अर्थ है कि लोक प्रशासन में जो भी है प्रशासन में बहुत सारे नियम कानून रहते हैं, उन नियम कानून के तहत हमें प्रशासन को चलाना पड़ता है, और उसी नियम कानून को अपनाने के चक्कर में जनता तक कार्य समय पर नहीं पहुंच पाता और कार्यों में विलंब होता है। तो नियम विधि कानूनों की वजह से क्या है कार्यों में देरी या विलंब, अनावश्यक विलंब क्या है लाल फीताशाही है। तो लोक प्रशासन में कहीं ना कहीं लाल फीताशाही रहती है, तो कार्यों में विलंब होता है, इसीलिए हमें क्या है निजी प्रशासन की ओर हमें बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर इसकी कमी लाल फीताशाही कम दिखाई पड़ता है, वहाँ भ्रष्टाचार और ये सब कम रहते हैं ना। तो इसीलिए अगला पॉइंट हो गया लाल फीताशाही। और एक कमी गिना दो, क्या कमी है, तो लिख दो कार्य की प्रकृति। अगला हम क्या डाल सकते हैं कार्य की प्रकृति। तो इसमें बता सकते हो कि जो लोक प्रशासन होता है ना, उसके कार्य की प्रकृति क्या होती है जटिल होती है। तो जटिल कार्य प्रकृति होती है, जबकि निजी प्रशासन का कार्य क्या होता है सरल होता है। तो हमें निजी प्रशासन के कार्यों की सरलीकरण, जो कार्यों का सरलीकरण है, जो तरीका है, उसको हमें लोक प्रशासन में इसीलिए हमें अपनाने को क्या है विवश है, या विवश नहीं अपनाने को हमें अपनाना चाहिए, सीधा बोल दो। तो इतने सारे पॉइंट में आप गिना सकते हो क्यों हम लोक प्रशासन जो है निजी प्रशासन की ओर अग्रसर हो रहा है या उसके तरीकों को अपना रहा है। क्योंकि लोक प्रशासन में ये सारी कमियां हैं, और इससे जो पहले पढ़े कि निजी प्रशासन में ये सारी खूबियां हैं, तो उसमें की खूबियां हैं उसको हमें लाना है और हमारी कमियों की वजह से इसको दूर करना है। इन सब चीज़ों से हम निजी प्रशासन की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा करके आप अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हो। देखो इसका लिखा हुआ आंसर देखो, पहला पेज में देखो आपके हैं क्या ये दूसरे का आंसर है। देखो पहला पेज क्या है पारदर्शिता है, इसमें निजी प्रशासन में नवाचार है, दक्षता और कुशलता है ना, इसीलिए इसको अपना रहे हैं, देख सकते हो। अब अगला देखेंगे हम। अब इसमें देखो कमियां क्या क्या है, तो कमियां हैं यहाँ पर लिखा है विधायी नियंत्रण है, सार्वजनिक उत्तरदायित्व है, लाल फीताशाही है, बाह्य वित्तीय नियंत्रण है, कार्य की प्रकृति। तो इतने सारे पॉइंट हैं जिनकी वजह से हम क्या है यहाँ पर निष्कर्ष में बोला गया है कि निजी प्रशासन के कार्य कुशलता, प्रत्यायोजन, पारदर्शिता तथा सरलीकरण के कारण क्या है लोक प्रशासन में इन उपकरणों को अपनाया जा रहा है या प्रयोग किया जा रहा है। इस तरह से आप आंसर के अपना ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा जो पार्ट क्या था हमारा। तो दूसरा जो हमारा पार्ट है इसी का अंतःकरण की और धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता पर प्रकाश डालिए। यानी अगर आप संविधान में जाओगे और संविधान का जो आर्टिकल 25 है, क्या आर्टिकल 25 को पढ़ोगे तो मैं उसमें एज इट इज़ यही वर्ड लिखे हैं कि किसी भी क्या है व्यक्ति को क्या अंतःकरण करने की, किसी धर्म को आबाद रूप से मानने की, उसे आचरण करने की और उस धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता है। यानी एक वर्ड नहीं बोले तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है किसमें अनुच्छेद 25 में। तो यहाँ पर आप शुरुआत भी ऐसे ही करोगे कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 25 में क्या है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है, जिसके तहत विभिन्न अधिकार हैं। अब इसमें चारों को आप बताओगे है ना कि क्या भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार के तहत अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का क्या है
अधिकार है जिसके तहत विभिन्न अधिकार हैं, जिसमें आपका पहला है क्या, अंतःकरण करने की स्वतंत्रता। पहली स्वतंत्रता क्या है, अंतःकरण, है ना। इसमें आप एक लाइन लिख सकते हो, अंतःकरण को प्रकाश डालना है, मतलब समझाना है। अंतःकरण यानी क्या है, हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो किसी भी भगवान या उसके रूप की पूजा कर सकता है, उसको आत्मसात कर सकता है, उसे कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, है ना। यानी अंतःकरण में क्या है कि आप अपने इच्छा से किसी भी भगवान या किसी भी रूप या किसी भी धर्म के भगवान को अपना सकते हो, उसका पालन कर सकते हो। इसमें आपको कोई सी प्रकार का रोक टोक नहीं है, ये आपकी स्वतंत्रता है। तो आपको अंतःकरण की स्वतंत्रता है ना। अब दूसरा देखो, दूसरा आपको क्या बताना है, यानी सिंपल ही क्वेश्चन था अनुच्छेद 25 में, इसी को समझना था कि अंतःकरण क्या है और इसी को डिस्क्राइब कर देना था। दूसरा है आबाद रूप से मानने, तो मैं एक वर्ड में लिख रहा हूँ क्या का अधिकार, मानने का अधिकार। क्या है, मानने का अधिकार। देखो अंतःकरण यानी किसी एक धर्म को आपने आत्मसात किया, नहीं मुझे ये धर्म ये भगवान पसंद है, इसको मैं अपनाता हूँ, अब अपना लिए। अब उसे आप क्या है, आबाद रूप से मानने, यानी जब तक चाहो तब तक उसकी पूजा करने, उसे मानने का आपको अधिकार दिया गया है ना। किसी भी भगवान को आप अपना लिए, अंतःकरण कर लिए, अब अपनाने के बाद उसे आप मान सकते हो, जब तक चाहे तब तक उसको अपना सकते हो। अब बीच में मन नहीं किया तो छोड़ भी सकते हो, नहीं यार पसंद नहीं आया, अब मैं दूसरा भगवान के पास जाता हूँ, अब शंकर भगवान हो गया, अब मैं पार्वती माता के पास जाता हूँ, जाओ तुम भोलेनाथ जाओ। ऐसे करके आपके पास मानने का भी अधिकार है। अब तीसरा क्या है ना। अब मैं तो अब ये मत समझ लेना कि हिंदू धर्म में बहुत सारे देवता है तो एक ही धर्म को, नहीं, आप हिंदू से किसी और धर्म के जाकर मान सकते हो, वहाँ से वहाँ भी जा सकते हो। तो ये आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि आप किस भगवान या किस देवता या किस धर्म को मानकर अपनाते हो। तीसरा क्या है, देखो आचरण करने, है ना। तीसरा क्या है, आचरण करने का अधिकार है। अब आचरण करने का मतलब क्या है कि उस धर्म में जो भी नियम कानून है, जैसे व्रत रखना, अगरबत्ती जलाना, है ना, मंदिर जाना, जो भी है, तो क्या है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपना लिया, माना, अब उसके जो क्रियाकलाप हैं, कर्म कांड है, उसको अपनाने या आचरण करने का अधिकार है। इसमें आप उदाहरण के तौर पर लिख सकते हो, इसमें क्या है, उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हो सिखों को, जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या है, सिखों को कटार व कृपाण धारण करने के अधिकार, यानी कि कटार व कृपाण धारण करने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उनके धर्म में आचरण है, क्रियाकलाप है, कर्मकांड है, तो आचरण को अपना सकते हैं, है ना। मानने के अधिकार में लिख सकते हो कि कोई भी धर्म किसी भी क्या है को मान सकता है, और इसमें हिंदू के तहत जैन, बौद्ध, सिख को शामिल किया गया है। हिंदू के तहत किसको शामिल किया गया है, जैन, बौद्ध एवं सिखों को शामिल किया गया है। हिंदू में ही आएंगे वो, है ना। तो इसमें कुछ जो पॉइंट है, आप ये दोनों पॉइंट को डालोगे तो आपका आंसर प्रभावी बनेगा, है ना। तीसरा अब क्या बचा, अब बचा प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, अगले पेज में आते हैं। अब हमारे पास है किसी भी धर्म का हम प्रचार कर सकते हैं, हमारे पास क्या है, प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो चौथा लिख दिया हूँ, प्रचार करने का अधिकार। प्रचार का अधिकार, इसका मतलब क्या है भाई, थोड़ा समझते हैं। आपने किसी धर्म को अपना लिया, अब उस धर्म की अच्छाइयों को आप किसी को बताना चाहते हो तो उसको आप निर्बाध रूप से प्रकट भी कर सकते हो, कोई रोकेगा नहीं कि मेरे धर्म में ये सारी खूबियां हैं, अगर आपको अपनाना है तो अपना लो, आप प्रचार कर सकते हो। लेकिन याद रखना, इसमें अपवाद है, किसी को धर्मांतरण के लिए आप विवश नहीं करोगे, यानी कोई प्रलोभन देकर आप किसी का धर्मांतरण नहीं कर सकते। आप अपने धर्म के अच्छाइयों को उसको बता सकते हो कि मेरे धर्म में ये सारी चीज़ें हैं, उसका मन किया तो आपके धर्म को अपनाएगा, लेकिन आप उसको किसी प्रकार का प्रलोभन देकर धर्मांतरण नहीं करा सकते, ये इसका अपवाद है। तो अभी क्या है, हमें अपने धर्म का क्या है, प्रचार करने का भी अधिकार प्रदान किया गया है। तो ये चार चीज़ें जो अनुच्छेद क्या है 25 में इनका वर्णन है। अब इसमें आप लिखोगे, है ना, आगे इसमें यही बताओगे, परंतु, है ना, निश्चित रूप से क्या है, हमें अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, परंतु ये अधिकार निरपेक्ष नहीं है। ये अधिकार निरपेक्ष नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये अधिकार मिल गया
तो इसको कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। ये अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है या निरपेक्ष नहीं है। कुछ कुछ कंडीशन जैसे कि लिखा जाता है सदाचार या नैतिकता या फिर क्या है सार्वजनिक व्यवस्था, कोई सामाजिक चीज़ क्या है सार्वजनिक चीज़ होगा, सार्वजनिक व्यवस्था या फिर स्वास्थ्य से संबंधी है ना, या फिर स्वास्थ्य से कोई भी मुद्दा है, इन तीनों चीज़ों पर क्या है ये अधिकार को प्रतिबंध या युक्त प्रतिबंध भी लगा सकते हैं। सदाचार, सार्वजनिक व्यवस्था या फिर स्वास्थ्य के आधार पर क्या है इस अधिकार पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल दोगे, उदाहरण के लिए जो तमिलनाडु का जल्लीकट्टू जो प्रक्रिया था ये भी वहाँ के संस्कृति व धर्म से संबंधित था। जल्लीकट्टू जो परंपरा थी उस पर प्रतिबंध लगाया गया क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्या है सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ थी, इससे लोग मर रहे थे, पशु बलि हो रहा था, है ना। तो कहीं ना कहीं जल्लीकट्टू को प्रतिबंध लगाया गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि निरपेक्ष हैं, अगर वो इन तीनों चीज़ों को प्रभावित करती है तो इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यहाँ इसको आप बताओगे फिर लास्ट में आप कंक्लूजन दोगे, है ना। इनके बताने में आप बोल सकते हो निष्कर्षतः कहा जा सकता है ना, क्या निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 25 हमें क्या है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जो क्या है हम अपने धर्म को अपना सकते हैं और इस तरह से क्या है ये अधिकार हमें मौलिक अधिकार के तहत दिए गए हैं आदि करके आप क्या है अपना निष्कर्ष दे सकते हो। अब इसका लिखा हुआ आंसर देखते हैं। चलो देखो भाई, तो अंतःकरण है, फिर मानने का अधिकार है, आचरण करने का अधिकार है ना। मानने का अधिकार में नहीं लिखा है, इसमें आप चाहो तो जोड़ सकते हो हिंदू धर्म वगैरह जो भी है जिसमें ये सब आते हैं। आचरण का अधिकार है, अगला देखो, फिर उसके बाद प्रसार का अधिकार है ना। प्रसार में यहाँ पर लिखना ना कि धर्मांतरण का या आर्थिक प्रलोभन के माध्यम से धर्मांतरण का अधिकार नहीं दिया गया है। फिर विशेष, हाँ देखो इन दोनों चीज़ों को इसमें विशेष अधिकार विशेष प्रावधान के तहत लिख दिया गया है कि हिंदू के तहत ये तीनों भी आते हैं और सिखों को कटार व कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता है। इसको आप आचरण में एग्जाम्पल के तौर पर भी दे सकते हो। फिर बोला गया है कि पूर्णतः निरपेक्ष नहीं है ना, इन चीज़ों पर इन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं जैसे जल्लीकट्टू पर लगाया गया। और लास्ट में निष्कर्ष में क्या बोला है कि संविधान का जो अनुच्छेद 25 है वो धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है और साथ ही धार्मिक विश्वासों एवं धार्मिक आचरणों को भी ये क्या है समाहित करता है। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे समाप्त होता है ना। तो देखो आज हमने क्या है पॉलिटी जो भी 2022 में संविधान व लोक प्रशासन जितने क्वेश्चन आए थे उसको ख़त्म किया। अगर आपको ये हमारा PDF चाहिए तो एप्लीकेशन जो हमारे लिंक ये क्या है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें जाकर हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको जितने भी 2022 के सॉल्यूशन जो भी हैं वो सारा PDF आपको मिल जाएगा, है ना। तो मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।